Hi students, we are continuing with the video of the questions on Newton's law of motion and friction. Now, this question say a force P that is equals to 3 mg acts on a block of mass m at an angle of 30 degree with the horizontal. The friction force between the block and the ground assumed to be mu is coefficient of friction is mu, then friction force will be. Now here the force is P acting at an angle of 30 degree. So first of all हम यहाँ फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे इस ब्लॉक का. नीचे की तरफ ग्रेविटेशनल फोर्स होगा mg, ऊपर की तरफ हो जाएगा नॉर्मल रिएक्शन इस पे. और जो P फोर्स है उसका कंपोनेंट अगर हम लेते हैं तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इसका कंपोनेंट हो जाएगा P cos 30 डिग्री और ऊपर की तरफ P का कंपोनेंट आएगा P sin 30 डिग्री. ओके. और फ्रिक्शन फोर्स लगने का चांस होगा वो इधर की तरफ Fr दैट इज इक्वल्स टू म्यू इंटू नॉर्मल रिएक्शन n. नाउ नॉर्मल रिएक्शन की बात करते हैं तो नॉर्मल रिएक्शन प्लस का P sin 30 जो ऊपर की तरफ लगने वाला फोर्स है दैट इज इक्वल्स टू mg. सो नॉर्मल रिएक्शन प्लस का P की वैल्यू है 3mg इंटू साइन 30 होता 1/2 इज इक्वल्स टू mg. तो नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू अगर यहां से हम लोग निकालते हैं सो नॉर्मल रिएक्शन विल बी इक्वल्स टू mg माइनस 3/2 mg दैट इज इक्वल्स टू माइनस 1/2 mg. यहां पे बता नॉर्मल रिएक्शन माइनस है तो देखिए नॉर्मल रिएक्शन माइनस नहीं होगा, ऊपर की तरफ लगने वाला फोर्स P sin 30 mg से ग्रेटर है तो ब्लॉक हवा में चला जाएगा, मतलब ब्लॉक का ग्राउंड से कांटेक्ट हट जाएगा, ऊपर की तरफ नेट फोर्स mg/2 इस पे लगेगा. तो जैसे ही ब्लॉक ये हवा में चला गया, कांटेक्ट छूट गया तो लगने वाला फ्रिक्शन फोर्स जो है, जो फ्रिक्शन फोर्स है वो हो जाएगा जीरो, क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स तभी लग सकता है जब दोनों सरफेस एक दूसरे के कांटेक्ट में हो, लेकिन जैसे ये सरफेस ऊपर उठ गया तो वहां पे फ्रिक्शन फोर्स नहीं लगेगा. सो फ्रिक्शन फोर्स इन दिस केस इज जीरो. नेक्स्ट, टाइम टेकन बाय अ ब्लॉक टू स्लाइड डाउन 45 डिग्री रफ इंक्लाइंड प्लेन इज x टाइम ग्रेटर देन इट वुड टेक if the inclined plane were perfectly smooth. The coefficient of kinetic friction between the block and the inclined edge. देखिए कहा गया कि कोई एक रफ प्लेन जो है, ये रफ प्लेन होगा, इसका कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन जो है वो कुछ म्यू के बराबर है ने मान लिया, और इसका एंगल जो है वो दिया गया 45 डिग्री. ठीक, तो यहां पे कुछ डिस्टेंस स्मॉलेस्ट ब्लॉक को आना है और इसको आने में लगने वाला टाइम जो है वो x टाइम है. ठीक है ना, किसका, अगर सरफेस स्मूथ हो, ये स्मूथ सरफेस 45 डिग्री पे हो तो इसमें सेम डिस्टेंस स्मॉल एस आने में अगर टाइम t लगता है तो यहां पे टाइम जो लग रहा है वो x टाइम ऑफ t के बराबर है. तो पूछा है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना होगा. अब सपोज इस पे एक ब्लॉक को अगर रखा जाए स्मूथ सरफेस पे तो यहाँ पे नीचे की तरफ होगा mg cos थीटा और यहाँ हो जाएगा नॉर्मल रिएक्शन, और यहाँ सरफेस के अलोंग नीचे की तरफ हो जाएगा mg sin थीटा. नॉर्मल रिएक्शन और mg cos थीटा एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं. नीचे की तरफ नेट फोर्स जो है mg sin थीटा इज इक्वल टू मास इंटू एसिलरेशन. सो एसिलरेशन इक्वल टू g sin थीटा. तो इस केस में ब्लॉक जो है g sin थीटा के एसिलेशन से नीचे आ रहा. तो यहां पे डिस्टेंस जो स्मॉलेस्ट इज इक्वल टू इनिशियल स्पीड ब्लॉक का था 0 इंटू टाइम t प्लस का हाफ टाइम ऑफ एसिलेशन g sin थीटा इंटू टी का स्क्वायर करेंगे यहां पे, तो हमारे पास आएगा स्मॉलेस्ट इज इक्वल टू g sin थीटा बाई 2 टाइम ऑफ टी स्क्वायर. अब रफ सरफेस की बात करते तो रफ सरफेस के केस में यहां पे नीचे की तरफ हो जाएगा mg cos थीटा, ऊपर की तरफ हो गया नॉर्मल रिएक्शन और नॉर्मल रिएक्शन mg cos थीटा के बराबर हो गया. यहां पे नीचे की तरफ फोर्स हो गया mg sin थीटा और ऊपर की तरफ जो फ्रिक्शन फोर्स है यहां पे लगेगा फ्रिक्शन फोर्स
जो म्यू एन के बराबर होगा और ये हो जाएगा म्यू एम जी कॉस थीटा के। तो नीचे की तरफ नेट फोर्स जो है, नीचे की तरफ इस ब्लॉक पे नेट फोर्स जो लगेगा इधर की तरफ, वो हो जाएगा एम जी साइन थीटा माइनस म्यू एम जी कॉस थीटा। तो नीचे की तरफ नेट फोर्स एम जी टाइम ऑफ साइन थीटा माइनस म्यू टाइम ऑफ कॉस थीटा हो गया, ये जो फोर्स आया है। अब यहाँ पे ए प्राइम एसिलेशन से नीचे आ रहा है, दिस इज इक्वल टू मास इनटू ए प्राइम। सो ए प्राइम की जो वैल्यू है वो हो जाएगा जी टाइम ऑफ साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा। मतलब एसिलरेशन जो है रफ प्लेन पे वो ए प्राइम के बराबर है। तो डिस्टेंस स्मॉलेस्ट को आने में उसमें लगने वाला टाइम जो है, इनिशियल स्पीड 0 इंटू टी प्लस का हाफ टाइम ऑफ एसिलरेशन ए प्राइम, जिसकी वैल्यू है जी इन ब्रैकेट साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा इंटू एक्स टाइम ऑफ टी का स्क्वायर। अब देखिए एक इक्वेशन हमारे पास ये भी आ चुका है, तो वहां से हम दोनों को कंपेयर करके लिख सकते हैं जी साइन थीटा बाई 2t स्क्वायर इज इक्वल टू जी बाई 2 साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा इंटू एक्स स्क्वायर टी स्क्वायर। तो देखिए जी टी स्क्वायर से जी टी स्क्वायर कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो हमारे पास आएगा 1 इज इक्वल्स टू 1 इक्वल्स टू, यहां पे साइन थीटा हमारे पास रह जाएगा, साइन थीटा इज इक्वल्स टू साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा टाइम ऑफ एक्स स्क्वायर। हमें वैल्यू निकालनी है म्यू की, तो हम यहां पे साइड चेंज कर दें, हमारे पास वैल्यू आया साइन थीटा इज इक्वल्स टू साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा इंटू एक्स स्क्वायर। सो यहाँ पे हो जाएगा साइन थीटा बाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा। सो लिख सकते हैं म्यू कॉस थीटा इज इक्वल्स टू साइन थीटा माइनस साइन थीटा बाई एक्स स्क्वायर। सो म्यू कॉस थीटा इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर टाइम ऑफ साइन थीटा। सो म्यू इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर साइन थीटा बाई कॉस थीटा, और ये वैल्यू आएगा हमारे पास म्यू इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर टाइम ऑफ टेन थीटा। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर जो दिया गया हमको, इसको हम डिवाइड कर दें तो हम लिख सकते हैं म्यू इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर टाइम ऑफ टेन थीटा, ऐसे भी इसको लिख सकते हैं। सो म्यू विल बी इक्वल्स टू 1 माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर टाइम ऑफ टेन थीटा। तो दिए गए ऑप्शन में हमारे पास जो वैल्यू आएगा फर्स्ट ऑप्शन आएगा, क्योंकि यहाँ पे थीटा की वैल्यू 45 डिग्री है, थीटा इक्वल्स टू 45 डिग्री दिया गया है। सो म्यू की वैल्यू आएगा 1 माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर टाइम ऑफ टेन 45 डिग्री, टेन 45 1 होता है तो रिजल्ट आएगा 1 माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर। सो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन 1 माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर हमारा करेक्ट है। इन दिस क्वेश्चन इट इज गिवन दैट अ वेज ऑफ मास 2m and a cube of mass m as shown in the figure, between the cube and the wedge there is no friction. The minimum coefficient of friction between the wedge and the ground, so wedge does not move each. सबसे पहले यहाँ पे क्यूब का फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे हम लोग। यहाँ पे नीचे की तरफ लगेगा फोर्स mg साइन 45, mg साइन थीटा, यहाँ पे फोर्स लगेगा mg कॉस थीटा, ये लगेगा नॉर्मल रिएक्शन। ध्यान देने की बात यह है कि वेज और क्यूब के बीच में कोई फ्रिक्शन नहीं है, तो ये नीचे स्लाइड करता हुआ चला जाएगा। तो नॉर्मल रिएक्शन जो है उसकी वैल्यू अगर हम बैलेंस करते हैं तो नॉर्मल रिएक्शन इज इक्वल टू mg कॉस थीटा आएगा।
यही चीज हमारे लिए ज्यादा जरूरी है। नॉर्मल रिएक्शन इक्वल्स टू mg cos थीटा। अब आते हैं हम लोग वेट्स की एनालिसिस करते हैं। इसका खुद का फोर्स नीचे की तरफ लग जाएगा 2mg के बराबर। ऊपर की तरफ इस पे नॉर्मल रिएक्शन लग जाएगा n प्राइम। ठीक, अब यहां पे नॉर्मल रिएक्शन जो इसने लगाया था क्यूब के ऊपर, वो नॉर्मल रिएक्शन इस पे नीचे की तरफ लगेगा और इसकी वैल्यू होगी mg cos थीटा के बराबर। तो इसके दो कंपोनेंट लिए जा सकते हैं, एक ऊपर से नीचे की तरफ आ जाएगा और एक इधर की तरफ। अच्छा, ये यहां से थीटा एंगल बनाएगा, तो ऊपर से नीचे की तरफ ये लगेगा mg टाइम ऑफ cos थीटा इंटू कॉस थीटा, तो cos स्क्वायर थीटा, और यहां पे फोर्स हो जाएगा mg cos थीटा इंटू साइन थीटा। तो देखिए वर्टिकल में फोर्स हमारे पास जो है एक ऊपर की तरफ है n प्राइम, नीचे की तरफ है mg cos स्क्वायर थीटा और नीचे है 2mg। तो यहां से n प्राइम की वैल्यू अगर निकालते हैं तो n प्राइम विल बी इक्वल्स टू mg cos स्क्वायर थीटा प्लस का 2mg। तो यहां से mg को बाहर ले लिया जाए, mg आ गया बाहर हमारे पास 2 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अच्छा, इसको अपोज करने के लिए फ्रिक्शन फोर्स नीचे ऐसे लगेगा जिसकी वैल्यू होगी म्यू एन। पूछा मिनिमम कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना होना चाहिए ताकि ये रुक जाए। अब हॉरिजॉन्टल फोर्सेस को बैलेंस अगर करते हैं हम लोग तो लिख सकते हैं mg cos थीटा इंटू साइन थीटा इज इक्वल्स टू म्यू टाइम ऑफ n प्राइम, और n प्राइम की वैल्यू है mg 2 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। mg से mg कैंसिल, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल्स टू म्यू 2 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अच्छा, यहां पे थीटा है 45 डिग्री, तो साइन थीटा साइन 45 इज इक्वल्स टू 1 बाई अंडर रूट 2 एंड कॉस 45 इज इक्वल्स टू 1 बाई अंडर रूट 2। दोनों की वैल्यू 1 बाई रूट 2 के बराबर होगा, तो यहाँ पे 1 बाई रूट 2 इंटू 1 बाई रूट 2 1 बाई 2 हो जाएगा। दिस इज इक्वल्स टू म्यू 2 प्लस 1 बाई 2, तो 1 बाई 2 इज इक्वल्स टू म्यू इंटू 5 बाई 2। तो यहाँ से आएगा म्यू इज इक्वल्स टू 1 बाई 5, तो रिजल्ट आएगा 0.20। सो हमारा ऑप्शन 1 यहाँ पे करेक्ट है। यहाँ पे मिनिमम रिक्वायर्ड कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो है वो 0.20 के बराबर होना चाहिए। नेक्स्ट मूव करते हैं हम लोग। दिया गया अ बॉडी टेक्स t टाइम टू रीच द बॉटम ऑफ एन इंक्लाइंड प्लेन ऑफ एंगल थीटा with the horizontal. If the plane is made rough, now time is taken 2t, the coefficient of friction of the rough surface is। देखिए अगर स्मूथ है, स्मूथ पे ब्लॉक रखा गया है, तो इस पे प्लेन के अलोंग नीचे की तरफ लगने वाला एक्सीलरेशन जो होगा, यहाँ पे नीचे की तरफ g लगता है, तो इसका कंपोनेंट इधर हो जाएगा g cos थीटा, जिसको बैलेंस करेगा नॉर्मल वाला फोर्स, m टाइम का मल्टीप्लाई कर देंगे तो इधर हमारे पास हो जाएगा mg साइन थीटा फोर्स, तो एस यहाँ पे mg होता है नीचे, तो यहाँ पे नीचे की तरफ जो एक्सीलरेशन लगेगा, यहाँ पे एक्सीलरेशन जो होगा mg साइन थीटा इक्वल्स टू ma, तो ये g साइन थीटा से नीचे की तरफ जाएगा। ठीक, यहाँ पे थीटा एंगल है और ये स्मूथ सरफेस के लिए है। तो मान लेते हैं स्मॉल डिस्टेंस स्मॉलेस्ट जाएगा, तो स्मॉलेस्ट इज इक्वल्स टू 0 इंटू टी प्लस का g साइन थीटा एक्सीलरेशन बाई 2 इंटू टी का स्क्वायर। यहाँ पे स्मॉलेस्ट की वैल्यू हमारे पास है जी टी स्क्वायर साइन थीटा टोटली डिवाइडेड बाई 2। अब इसी सरफेस को अगर रफ कर देंगे हम लोग, तो रफ करने पे यहाँ पे हो जाएगा mg cos थीटा। इसके पहले भी हमने किया हुआ इस क्वेश्चन को, लेकिन वहाँ फॉर्मेट थोड़ा सा दूसरा था, क्वेश्चन सेम था, बस वहाँ वैल्यू नहीं था। mg cos थीटा, ऊपर नॉर्मल रिएक्शन, नीचे की तरफ mg साइन थीटा, और फ्रिक्शन फोर्स है तो फ्रिक्शन फोर्स इधर की तरफ लग जाएगा म्यू एन के बराबर। तो नेट फोर्स इधर की तरफ जो हमारे पास आएगा वो आएगा mg साइन थीटा
माइनस म्यू एम जी कॉस थीटा, क्योंकि नॉर्मल रिएक्शन एम जी कॉस थीटा के बराबर हो जाएगा। तो नीचे की तरफ जो एसिलेशन आएगा वो आएगा, मास कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे, जी टाइम ऑफ साइन थीटा माइनस म्यू टाइम ऑफ कॉस थीटा। अब देखिए यहाँ पे कहा गया कि जो टाइम लेगा वो 2t के बराबर है, इसका मतलब स्मॉल एस इज इक्वल टू 0 इंटू टी, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी 0 है, प्लस का 1/2 टाइम ऑफ एसिलेशन हमारे पास जी साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा इंटू 2t का स्क्वायर कर देंगे। तो अब स्मॉल एस की वैल्यू दोनों तरफ के लिए इक्वल है हमारे पास, तो यहाँ पे इक्वेट करते हैं, हमारे पास आएगा जी टी स्क्वायर साइन थीटा बाई 2 जी टी स्क्वायर साइन थीटा बाई 2 इज इक्वल्स टू जी टी स्क्वायर साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा इंटू 2 का स्क्वायर 4 डिवाइडेड बाई 2, 2 से 2 कैंसिल, जी टी स्क्वायर से जी टी स्क्वायर कैंसिल, हमारे पास आएगा साइन थीटा इज इक्वल्स टू 4 साइन थीटा माइनस 4 म्यू कॉस थीटा। तो यहां से इसको सॉल्व करेंगे, हमारे पास आएगा 3 टाइम ऑफ साइन थीटा इज इक्वल्स टू 4 टाइम ऑफ म्यू कॉस थीटा, तो म्यू इज इक्वल्स टू 3/4 टाइम ऑफ टेन थीटा, 3/4 टाइम ऑफ टेन थीटा। तो दिए गए ऑप्शन में पहला ऑप्शन दिया गया हमें 3/4 टेन थीटा, तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया म्यू एस इज द स्टैटिक कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन ब्लॉक ए ऑफ मास 2 kg एंड द टेबल इन द फिगर इज 0.1। मतलब स्टैटिक कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन हमको 0.1 दिया गया है। व्हाट शुड बी द मैक्सिमम मास ऑफ बी that the two blocks do not move. String and the pulley are assumed to be smooth and massless. देखिए यहां पे बोला गया है कि मैक्सिमम मास हमको बताना है, ठीक, मैक्सिमम मास कितना होना चाहिए ताकि ये पूरा मूव न करे। अब मैक्सिमम मास के लिए हम लोग देख लेते हैं, यहां पे एक कंडीशन होगा कि बी आपका नीचे जाएगा, ठीक, और यहाँ पे एज इट इज रिलीज किया गया है, तो जब बी नीचे की तरफ टेंडेंसी रखेगा इसको खींचने का, तो इसका एसिलेशन यहाँ पे 0 रखना है और यहाँ पे भी एसिलेशन क्या रखना है, 0। तो सबसे पहले बी का फ्री बॉडी डायग्राम हम लोग बनाएंगे। नीचे की तरफ बी का मास m मान लेते हैं इनटू ग्रेविटी g, ऊपर टेंशन t और एसिलेशन इसका है 0, तो T इज इक्वल्स टू m इंटू जी हो जाएगा, क्योंकि T माइनस एम जी इक्वल्स टू 0, तो T की वैल्यू mg के बराबर आ जाएगा यहाँ पे, ठीक। अब आते हैं ब्लॉक ए पे। ब्लॉक ए का मास दिया गया 2 kg, 2 kg मतलब 2g फोर्स नीचे हो गया, यहाँ पे इस पे नॉर्मल रिएक्शन लगेगा, सरफेस से ऊपर हो गया, टेंशन T इसको इधर खींचने की कोशिश कर रहा है। जब टेंशन T उसको उधर खींचेगा तो यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स आपका अपोज करने के लिए इधर की तरफ लगेगा, और ये फ्रिक्शन फोर्स जो है दैट इज इक्वल टू म्यू इंटू एन, स्टैटिक कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इंटू एन, क्योंकि ये रेस्ट में रहना है यहाँ पे। इसका भी एसिलेशन क्या होगा, 0। तो यहाँ पे अगर एसिलेशन हमारे पास 0 हो रहा तो हम सीधा बोल सकते हैं टेंशन T इज इक्वल्स टू म्यू एन, और वर्टिकल फोर्सेस में एन को बैलेंस करेंगे तो एन इक्वल्स टू क्या होगा, 2g। तो यहाँ पे T इज इक्वल्स टू म्यू एस इंटू एन की वैल्यू 2g यहाँ पे पुट कर देते हैं, और पहले T की वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं पहले B से mg के बराबर, तो यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा mg विल बी इक्वल्स टू म्यू एस इंटू 2 टाइम ऑफ g। देखिए g से g कैंसिल हो गया, तो m की जो वैल्यू है वो होगा 2 टाइम ऑफ म्यू एस, और म्यू एस की वैल्यू हमको 0.1 गिवन है, तो m इज इक्वल टू 2 kg इंटू 0.1, सो m इज इक्वल टू 0.2 kg। मतलब मास जो है 0.2 kg के बराबर हो जाए, मास जो है 0.2 kg के बराबर हो जाए मैक्सिमम b का, तो यहाँ पे सिस्टम जो है वो रेस्ट में रहेगा, कोई भी मोशन नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। तो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन ऑफ अ सरफेस इज 1/√3
what should be the angle of inclination so that the body placed on the surface just belongs to slide down. देखिए दिया गया tan थीटा इज इक्वल टू म्यू एस, तो यहाँ पे tan थीटा इज इक्वल टू 1/√3 करेंगे तो tan थीटा इज इक्वल टू tan 30 डिग्री, तो यहाँ पे 30 डिग्री आएगा हमारे पास एंगल की वैल्यू। इसको ऐसे भी समझ लीजिए कि कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन ऑफ सरफेस इज 1/√3, तो इंक्लाइनेशन का एंगल क्या होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे आपका हो गया ब्लॉक M, ये एंगल थीटा है, नीचे की तरफ M हो गया, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा mg cos थीटा, यहाँ पे हो जाएगा mg sin थीटा, ऊपर की तरफ आपका आ जाएगा नॉर्मल रिएक्शन, और यहाँ पे लगेगा फ्रिक्शन फोर्स जो म्यू एन के बराबर है। तो n की जो वैल्यू आएगी हमारे पास दैट इज इक्वल्स टू mg cos थीटा एंड म्यू एन इज इक्वल्स टू mg sin थीटा। ये इक्वेशन नंबर 1 है, ये इक्वेशन नंबर 2 है, तो इक्वेशन 2 को हम डिवाइड कर देते हैं इक्वेशन 1 से। जब इक्वेशन 1 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास mg sin थीटा बाई mg cos थीटा हो जाएगा sin थीटा बाई cos थीटा दैट इज इक्वल्स टू म्यू एन बाई एन। सो आएगा tan थीटा इज इक्वल्स टू म्यू के बराबर आ जाएगा। तो यहाँ पे म्यू की वैल्यू 1/√3 है, तो हम सीधा लिख सकते हैं थीटा इज इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ म्यू, तो म्यू की वैल्यू 1/√3 रखेंगे तो थीटा की वैल्यू हमारे पास 30 डिग्री आएगा, तो यहाँ पे एंगल 30 डिग्री हो गया। ऑप्शन 1 इज करेक्ट हियर। नाउ नेक्स्ट है मेक द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द फ्रिक्शन बिटवीन टू बॉडीज। दो बॉडी के बीच में फ्रिक्शन लग रहा तो उसके बारे में करेक्ट स्टेटमेंट हमको बताना है। सबसे पहला स्टेटमेंट है स्टैटिक फ्रिक्शन इज ऑलवेज ग्रेटर देन द काइनेटिक फ्रिक्शन। ये दिया गया स्टैटिक फ्रिक्शन जो है वो हमेशा काइनेटिक फ्रिक्शन से ग्रेटर होगा। देखिए स्टैटिक फ्रिक्शन काइनेटिक फ्रिक्शन से ग्रेटर कब होगा, जब मैक्सिमम वैल्यू की तरफ टेंड किया होगा। लेकिन अगर बॉडी रेस्ट में है, जब तक बॉडी रेस्ट में होता है तब तक स्टैटिक फ्रिक्शन जो है वो अप्लाइड फोर्स के बराबर होता है, तो ये वैल्यू हमारा जो है काइनेटिक फ्रिक्शन से कम भी हो सकता है स्टैटिक फ्रिक्शन। ठीक, तो ये हमारा रॉन्ग स्टेटमेंट है। ये क्या है, रॉन्ग, मतलब फर्स्ट स्टेटमेंट जो हमारे पास है वो स्टेटमेंट गलत है, फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग है। सेकंड पे आते हैं, कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज ऑलवेज ग्रेटर देन द कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। मतलब इसके हिसाब से म्यू एस इज ऑलवेज ग्रेटर देन म्यू के। कोफिशिएंट्स की बात हो रही है तो ये वाला ऑप्शन हमारा सेकंड जो है वो सही है। अब आते हैं थर्ड पे, लिमिटिंग फ्रिक्शन इज ऑलवेज ग्रेटर देन द काइनेटिक फ्रिक्शन। देखिए लिमिटिंग फ्रिक्शन जो है वो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन होता है, तो ये भी हमारा सही है। क्यों, क्योंकि म्यू एस इंटू नॉर्मल रिएक्शन इज ऑलवेज ग्रेटर देन म्यू के इंटू नॉर्मल रिएक्शन, बिकॉज म्यू एस इज ग्रेटर देन म्यू के। तो इस वजह से हमारे पास लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू हमेशा काइनेटिक फ्रिक्शन से ज्यादा होगा। चौथा ऑप्शन दिया गया है लिमिटिंग फ्रिक्शन इज नॉट ऑलवेज ग्रेटर देन काइनेटिक फ्रिक्शन। देखिए ये गलत है, फोर्थ ऑप्शन गलत है। हमसे बोला गया मेक द करेक्ट स्टेटमेंट, तो हमारे यहाँ पे दो स्टेटमेंट करेक्ट हैं, सेकेंड एंड थर्ड। ये मल्टी करेक्ट आंसर में हमारे पास आया हुआ है क्वेश्चन। नाउ आगे हम बढ़ते हैं, इसमें दिया गया फाइंड द कॉन्टैक्ट फोर्स ऑन द ब्लॉक हैविंग मास 1 kg। देखिए कॉन्टैक्ट फोर्स हमको बताना है, और यहाँ पे एंगल ये जो है 53 डिग्री का है, तो जो ट्रायंगल का लोअर एंगल होगा इंक्लाइनेशन का ये हो जाएगा 37 डिग्री। ठीक, अब देखिए सबसे पहला काम हमें क्या करना, चेक करना है कि क्या ये ब्लॉक नीचे आने की टेंडेंसी रखता है या नहीं। तो नीचे आने की टेंडेंसी कब होगी, जब tan थीटा ग्रेटर होगा म्यू से। तो पहले tan थीटा की वैल्यू निकालते हैं, tan थीटा। तो tan थीटा यहाँ पे 37 डिग्री के लिए आएगा 3/4। tan थीटा फॉर 37 डिग्री अगर हम देखते हैं तो 3/4 के बराबर आएगा। ठीक, क्योंकि ये जो आर्म है ये 3 का होगा, ये 4 का होगा और ये होगा 5 का। ये 53 डिग्री है तो इसके सामने की आर्म बड़ी हो जाएगी 4। तो 3/4 की वैल्यू होगी 0.75। तो यहाँ पे tan थीटा जो है दैट इज ग्रेटर देन म्यू है, तो ब्लॉक इज स्लाइडिंग।
डाउनवर्ड, ब्लॉक क्या कर रहा है, डाउनवर्ड स्लाइड कर रहा है। तो जरा इसका फ्री बॉडी डायग्राम देखते हैं। नीचे की तरफ हो जाएगा फोर्स mg साइन थीटा, ये हो जाएगा mg कॉस थीटा। अच्छा, ब्लॉक स्लाइड कर रहा है तो इन दैट केस यहां पे अब फोर्स जो लगेगा वो म्यू टाइम ऑफ mg कॉस थीटा हो जाएगा, क्योंकि नॉर्मल रिएक्शन यहां पे है ना, mg कॉस थीटा, ये नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू mg कॉस थीटा के बराबर हो जाएगी। तो यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स ये हो गया। तो अब देखिए हमारे पास नॉर्मल रिएक्शन जो ऑफर किया गया सरफेस से वो mg कॉस थीटा है, और फ्रिक्शन फोर्स जो है वो म्यू mg कॉस थीटा है। पूछा क्या, कांटेक्ट फोर्स। कांटेक्ट फोर्स इन दोनों का रिजल्टेंट होगा, तो कांटेक्ट फोर्स इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ mg कॉस थीटा का स्क्वायर प्लस म्यू टाइम ऑफ mg कॉस थीटा का स्क्वायर। तो c की वैल्यू आ जाएगा mg कॉस थीटा अंडर रूट ऑफ 1 प्लस म्यू स्क्वायर। मास दिया गया है 1, अब यहाँ वैल्यू प्लेस करते हैं। कॉन्टैक्ट फोर्स इज इक्वल टू 1 kg इंटू जी की वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो ये न्यूटन में हो जाएगा हमारे पास, इंटू कॉस थीटा। तो कॉस 37 डिग्री, थीटा हमारे पास ये एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, तो कॉस 37 डिग्री की वैल्यू होगी 4/5 इंटू अंडर रूट ऑफ 1 प्लस 0.5 का स्क्वायर। तो यहाँ से हम जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 5 से 10 कैंसिल होगा, 2 4 2 जा 8 अंडर रूट ऑफ 1.25 1.25। तो अंडर रूट ऑफ 1.25 विल बी इक्वल्स टू 1.11। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 8 अंडर रूट 1.25 जो है इसको हम लिख सकते हैं 8 इंटू 0.5 अंडर रूट 5। तो 8 इंटू 0.5 जो है दिस विल बी इक्वल टू 4 अंडर रूट ऑफ 5। तो ऑप्शन 3 यहां पे करेक्ट है, 4 अंडर रूट 5 न्यूटन का कांटेक्ट फोर्स यहां पे लगा हुआ है, 4 अंडर रूट 5 न्यूटन का कांटेक्ट फोर्स है। नेक्स्ट हम मूव करते हैं। लेट एफ एन एंड एफ डिनोट्स द मैग्नीट्यूड ऑफ कांटेक्ट फोर्स। एफ जो है कांटेक्ट फोर्स है, एन जो है नॉर्मल फोर्स है, एंड स्मॉल एफ जो है वो फ्रिक्शन फोर्स है, exerted by one surface on the other kept in the contact if none of these is zero। इसमें से कोई जीरो नहीं है तब। तो देखिए कांटेक्ट फोर्स जो होता है F इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ नॉर्मल फोर्स का स्क्वायर प्लस फ्रिक्शन फोर्स का स्क्वायर। कह रखा इसमें से कोई भी फोर्स जीरो नहीं है। जब कोई भी फोर्स जीरो नहीं होगा तो यहाँ पे क्या क्या कंडीशन हमारे पास हो सकती है। दिस फोर्स विल बी ग्रेटर देन नॉर्मल रिएक्शन, दिस फोर्स विल बी ग्रेटर देन फ्रिक्शन फोर्स, एंड जो रिजल्टेंट हमारे पास आएगा, देखिए 90 डिग्री पे जो वैल्यू आएगी वो इन दोनों के मिड में रहेगी, ठीक है ना। तो हमारे पास ये सही है, F इज ग्रेटर देन N, F इज ग्रेटर देन स्मॉल f भी सही है, और बाकी जो रिजल्टेंट आएगा तो हम बोल सकते कि ये n माइनस एफ से ग्रेटर होगा कौन, अंडर रूट ऑफ एन स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर, बट ये लेस होगा n प्लस एफ से। तो यहाँ पे तीनों की प्रोबेबिलिटी है, बट तीसरा ऑप्शन जो है वो हमारा श्योरिटी के साथ करेक्ट होगा, ऐसा जरूरी नहीं है, क्योंकि कुछ केसेस में हमारे पास म्यू की वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो सकता है। उस केस में n विल बी लेस देन f। कब, जब म्यू की वैल्यू 1 से ज्यादा हो जाएगा तब। नाउ नेक्स्ट मूव करते हैं हम लोग। अ बस स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, ट्रेवल अ डिस्टेंस एस अलोंग अ स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल रोड। The coefficient of static and kinetic friction between the road and the tire is μs and μk respectively. The minimum time of the travel is proportional to। अच्छा देखिए यहाँ पे बस का जो टायर है ना वो रोलिंग मोशन कर रहा है। बस का टायर क्या कर रहा है, रोलिंग मोशन। तो रोलिंग मोशन करने के दौरान टायर जो है वो रिलेटिव रेस्ट में है, कांटेक्ट में। तो यहाँ पे
टायर, देखिए टायर जब सड़क पे घिसेगा तब वहां पे टायर और सड़क के बीच में रिलेटिव मोशन होगा, अदरवाइज जो टायर सड़क पे जहां कांटेक्ट में आया वहीं से वो आगे रह जाता है और आगे बढ़ता रहता है पहिया घूमते हुए। तो यहां पे रिलेटिव रेस्ट की कंडीशन होती है। तो सपोज बस का टायर इधर की तरफ घूम रहा है टॉर्क से, तो इस पे लगने वाला फ्रिक्शन फोर्स इधर की तरफ होगा, जो हो गया फ्रिक्शन फोर्स। दिस इज इक्वल्स टू, अब यहां पे देखिए स्लिपिंग नहीं है, एक होता पहिया स्लिप करता है, ये स्लिपिंग नहीं है, तो प्योर रोलिंग का केस है, प्योर रोलिंग में स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा, तो म्यूएस इनटू नॉर्मल रिएक्शन। अच्छा यहां पे पूरा का पूरा फोर्स mg नीचे लग जाएगा और ऊपर लग जाएगा हमारे पास नॉर्मल रिएक्शन, तो नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू होगी mg के बराबर, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है दैट इज इक्वल टू म्यूएस टाइम ऑफ नॉर्मल रिएक्शन, तो दिस इज इक्वल टू म्यूएस टाइम ऑफ mg। अब बस जो है वो आगे की तरफ जा रही है, बस जो है वो आगे की तरफ जा रही है, ऐसे फ्रिक्शन आगे लगा हुआ इस पे आगे की डायरेक्शन के लिए, क्योंकि ये पहिया घूम रहा है यहाँ पे। तो अब मान लेते हैं कि एसिलरेशन ए है, एसिलेशन कितना है, ए है, तो नेट फोर्स म्यूएस mg जो आगे की तरफ बस को लेके जा रहा, दिस इज इक्वल टू मास इनटू एसिलेशन, तो एसिलेशन की वैल्यू हमारे पास आएगा म्यूएस इनटू जी। ठीक, हमें एसिलेशन मिल चुका है। अब बोला है मिनिमम टाइम ऑफ ट्रेवल, अब मान लेते हैं कि लेट डिस्टेंस जो मूव किया गया वो l है, लेट बस मूव्स डिस्टेंस l, या हो सकता कोई पुल हो, ब्रिज हो, उस ब्रिज का डिस्टेंस l है और कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो है वो म्यूएस है टायर और रोड के बीच में, तो कितना एसिलेशन से बस चलेगी और कितने टाइम में जाएगी। तो देखिए पहले तो हमने एसिलेशन निकाल लिया है, अब कितने टाइम में उस पुल को बस क्रॉस करेगी, तो वो हो जाएगा l इज इक्वल्स टू, बस जब स्टार्ट की है तो स्टार्ट की तो इनिशियल स्पीड 0 इंटू टाइम t प्लस का एसिलरेशन म्यूएस इंटू जी बाई 2, एसिलेशन बाई 2 इंटू टी का स्क्वायर। तो L की जो वैल्यू आया है वो आया है म्यूएस जी बाई 2 टाइम ऑफ टी स्क्वायर, तो यहां से इसको लिख सकते हैं हम लोग 2L इज इक्वल टू म्यूएस जी टी स्क्वायर, तो यहां से हमें वैल्यू मिल जाएगा टी स्क्वायर का, टी स्क्वायर इज इक्वल टू 2L अपॉन म्यूएस जी। सो टी की वैल्यू जो आएगा वो आएगा अंडर रूट ऑफ 2L अपॉन म्यूएस जी। देखिए लेंथ ब्रिज का कांस्टेंट है, ग्रेविटी क्या है, कांस्टेंट है, ग्रेविटी भी कांस्टेंट है, तो जो t है वो फ्रिक्शन पे कैसे डिपेंड कर रहा है, तो t इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ म्यूएस। तो ये हमारे पास टाइम का डिपेंडेंसी आ रहा है किस पे, म्यूएस पे, और लगने वाला टोटल टाइम जो है आपका अंडर रूट ऑफ 2L अपॉन म्यूएस जी है। तो यहाँ पे ऑप्शन 2 जो हमारा है वो ऑप्शन 2 यहाँ पे हमारा करेक्ट है। तो ऐसे क्वेश्चन को इसी तरीके से हम लोग सॉल्व करेंगे। नाउ नेक्स्ट मूव करते हैं हम लोग। अ ब्लॉक बी इज पुश्ड मोमेंटरली अलोंग ए, बी को जस्ट हमने पुश किया है अलोंग ए, हॉरिजॉन्टल सरफेस विद एन इनिशियल वेलोसिटी v, v से हमने इसको पुश कर दिया है। पुश करने का मतलब पीछे से इस पे कोई फोर्स लगाया गया होगा, पीछे से कोई फोर्स लगाया गया होगा। इफ म्यू इज द कोफिशिएंट ऑफ स्लाइडिंग फ्रिक्शन बिटवीन b एंड द सरफेस, द ब्लॉक b विल कम्स टू द रेस्ट आफ्टर टाइम। अब देखिए अब यहाँ पे फोर्स F लगा के आपने इसको धक्का दिया है और ये v स्पीड से चला है, तो कुछ दूर जाते 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 स्पीड क्या हो जाएगी, 0। मोमेंटरली कम्स टू द रेस्ट पूछा है, तो मतलब वो रेस्ट पे कब आएगा, तो स्पीड 0 हो जाएगी इसका मतलब। तो देखिए होगा क्या, ये यहाँ पे b का नीचे की तरफ जो है वेट होगा mg, ऊपर की तरफ इस पे लगेगा नॉर्मल रिएक्शन। ठीक, इसका स्पीड इधर की तरफ है मूव करने के लिए, तो यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स ठीक इसके मोशन का अपोज करेगा। याद रखिएगा अप्लाइड फोर्स से कोई मतलब नहीं है, मतलब किससे है, डायरेक्शन ऑफ रिलेटिव मोशन से। ठीक, तो यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स कितना होगा हमारे पास, म्यू इंटू एन के बराबर, एन फॉर द नॉर्मल रिएक्शन। तो देखिए नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू अगर वर्टिकल फोर्सेस को बैलेंस करेंगे तो क्या होगा, एन इज इक्वल्स टू एम जी, क्योंकि जितना फोर्स अपवर्ड लगा उतना ही फोर्स डाउनवर्ड होना चाहिए बैलेंस के कंडीशन में। तो एन की वैल्यू किसके बराबर, एम जी के बराबर। तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन किसका कितना है हमारे पास, म्यू इंटू एन, म्यू इंटू एन के बराबर। तो यहाँ पे म्यू एम जी हमारे पास हो गया
टोटल फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। अच्छा, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इस पे लगा है मोशन के अपोजिट, फोर्स इधर लग गया हॉरिजॉन्टल में, मोशन के अपोजिट, मोशन इसका राइट साइड में, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लेफ्ट की तरफ लग गया। तो अब इधर की तरफ ये एक्सीलरेशन कॉज करेगा लेफ्ट साइड में, तो रिटार्डेशन यहां पे होगा, रिटार्डेशन इज इक्वल्स टू, रिटार्डेशन हम ए के बराबर लेते हैं, दिस इज इक्वल्स टू फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अपॉन मास, तो ये हो जाएगा म्यू इंटू जी। इसका मतलब बॉडी जो है म्यू जी के एक्सीलरेशन से रुकने की कोशिश कर रही है। अब बोला गया है कि ये v स्पीड से जा रही है, कितने स्पीड से जा रही है, v से, और फाइनली हो जाना जीरो। तो इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास है v, फाइनल वेलोसिटी होना है जीरो, और जो एक्सीलरेशन है, इसको ए प्राइम ले लेते रिटार्डेशन को, तो एक्सीलरेशन जो है वो माइनस म्यू जी के बराबर है। तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई कर देते, वी एफ इज इक्वल्स टू वी आई प्लस का ए इंटू टी। तो वी एफ की जो वैल्यू है वो जीरो है, इज इक्वल्स टू वी माइनस का म्यू जी इंटू टी। तो v इज इक्वल्स टू म्यू जी टी, सो t विल बी इक्वल्स टू v अपॉन म्यू जी। t की वैल्यू v अपॉन म्यू जी के बराबर आएगा। अब एक चीज याद रखिए, यहाँ पे बॉडी स्लाइड कर रही है, तो काइनेटिक कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन अगर दिया है तो ज़्यादा स्पेसिफिक तरीके से अगर मैं लिखूँ तो मैं लिख सकता हूँ t इज इक्वल्स टू v अपॉन म्यू के इंटू ग्रेविटी g। तो दिए गए ऑप्शन में ऑप्शन फोर्थ हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। नाउ आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया, अ बॉडी इज मूविंग विद वेलोसिटी 72 किलोमीटर पर आवर। देखिए 72 किलोमीटर पर आवर है, तो पहले इस वेलोसिटी को, इनिशियल वेलोसिटी है, इसको चाहे u लिखिए चाहे वी आई लिखिए, आप पे डिपेंड करता है, मैं वी आई लिख देता हूँ इसको। 72 किलोमीटर पर आवर है, इसको मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट कर लीजिए, तो 72 इंटू 5/18 मीटर पर सेकेंड, तो 5/18 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 4 जा 72 इंटू 5, ये हो जाएगा आपका 20 मीटर पर सेकेंड। ऑन अ रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.5 एंड एक्सीलरेशन ड्यू टू द ग्रेविटी इज 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। म्यू की वैल्यू 0.5 है एंड जी की वैल्यू है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दिए गए डाटा को नोट कर लेते हैं। फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बिफोर इट कम्स टू द रेस्ट। इसका मतलब फाइनल वेलोसिटी क्या होना है, जीरो। अब देखिए होगा क्या, मान लीजिए ये सरफेस है, इस पे ब्लॉक को रखा गया है, ये ब्लॉक जो है रखा गया, तो इस पे अगर इसका मोशन इधर की तरफ हो रहा तो इस पे फ्रिक्शन फोर्स जो है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो लगेगा वो जस्ट इसके मोशन के अपोजिट लगेगा। अब यहाँ पे इस ब्लॉक का वेट खुद का नीचे की तरफ लग गया mg, ऊपर की तरफ लग गया नॉर्मल रिएक्शन, और फ्रिक्शन फोर्स हो गया म्यू इंटू एन के बराबर, और ये अपोज कर रहा है मोशन का, तो यहाँ पे रिटार्डेशन लगेगा ए प्राइम। कितना लगेगा, ए प्राइम। तो ए प्राइम इज इक्वल्स टू म्यू एन अपॉन एम, तो म्यू इंटू एन की वैल्यू हो गया mg के बराबर अपॉन m, तो ए प्राइम इज इक्वल्स टू म्यू इंटू जी। अब पूछा कितना डिस्टेंस चलने के पहले ये रेस्ट में आ जाएगा, तो ये फाइनल वेलोसिटी क्या होना, जीरो। तो वी एफ स्क्वायर इज इक्वल टू वी आई स्क्वायर प्लस का 2as होता है। तो जीरो का स्क्वायर इज इक्वल टू 20 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर, 20 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर माइनस का, क्योंकि रिटार्डेशन है तो यहाँ पे a की वैल्यू जो है माइनस म्यू जी के बराबर आएगा, मतलब माइनस ऑफ ए प्राइम, क्योंकि ये मोशन का अपोज कर रहा है, माइनस का 2 इंटू ए की वैल्यू यहाँ पे म्यू इंटू जी हो गया हमारे पास, इंटू डिस्प्लेसमेंट एस, तो एस इज इक्वल टू 20 का स्क्वायर अपॉन 2 इंटू म्यू इंटू जी। तो 20 का स्क्वायर जो होगा दैट इज 400 डिवाइडेड बाई 2 इंटू म्यू की वैल्यू 0.5 इंटू 10। तो यहाँ से अगर हम इसको सॉल्व करते तो हमारे पास वैल्यू आएगा 400 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 10 का मल्टीप्लाई करेंगे इसमें 0.5 में तो हो जाएगा 5, तो ये 5 2 जा 10, तो इस पोजीशन जो मूव करेगा वो आएगा 40 मीटर, मतलब 40 मीटर मूव करने के बाद वो पार्टिकल जो है वो रेस्ट में आ जाएगा। अब आगे मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दिया गया ब्लॉक ऑफ मास 2 kg इज प्लेस्ड ऑन द फ्लोर, जिसका कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.4 है, और उस पर हॉरिजॉन्टल फोर्स हमने 7 न्यूटन का अप्लाई किया है। तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक एंड द फ्लोर इज,
ये सबसे पहले हम निकालते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन मैक्सिमम कितना लग सकता है। नीचे की तरफ mg, ऊपर की तरफ नॉर्मल रिएक्शन, और यहां पे अप्लाइड फोर्स आपका है 7 न्यूटन। अप्लाइड फोर्स है 7 न्यूटन। अब देखिए यहां पे जो फ्रिक्शन फोर्स होगा, ये फ्रिक्शन फोर्स दैट मे बी लेस देन आर इक्वल्स टू म्यूएस इनटू नॉर्मल रिएक्शन, और यहां पे कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.4 के बराबर है। तो नॉर्मल रिएक्शन की पहले वैल्यू निकालते हैं हम लोग। नॉर्मल रिएक्शन हमारे पास कितना आएगा, नॉर्मल रिएक्शन इज इक्वल्स टू m इंटू जी। ये हो गया m की वैल्यू 2 kg इंटू जी की वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो ये हो गया हमारे पास 20 न्यूटन। तो इसके हिसाब से फ्रिक्शन फोर्स जो होगा, इसके हिसाब से फ्रिक्शन फोर्स दैट मे बी लेस देन आर इक्वल्स टू म्यूएस इनटू नॉर्मल रिएक्शन म्यूएस इंटू नॉर्मल रिएक्शन, तो दिस विल बी लेस देन आर इक्वल्स टू म्यूएस की वैल्यू 0.4 इंटू 20 न्यूटन, तो इसका मतलब लेस देन इक्वल्स टू 8 न्यूटन। अब देखिए जो मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स जो होगा, मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स वो 8 न्यूटन का हो सकता है, लेकिन अप्लाइड फोर्स जो है, अप्लाइड फोर्स इज 7 न्यूटन। आपने केवल 7 न्यूटन का फोर्स अप्लाई किया है, तो इसका मतलब फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है वो 7 न्यूटन तक का ही रहेगा, क्योंकि बॉडी तो मूव करना रहा, यहां बॉडी मूव करेगा नहीं, क्योंकि लिमिटिंग फ्रिक्शन की जो वैल्यू आ रही है वो 8 न्यूटन की आ रही है, और हम जो वैल्यू लगाए हैं फोर्स की वो 7 न्यूटन का है, तो बॉडी मूव नहीं करेगा। तो जब तक बॉडी मूव नहीं करता है तब तक फ्रिक्शन फोर्स अप्लाइड फोर्स के बराबर होगा। तो लिमिटिंग से कम फोर्स, लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स से कम फोर्स अप्लाई करने की वजह से यहां फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू केवल 7 न्यूटन है। नेक्स्ट मूव करते हैं। अ स्टूडेंट इज क्लीनिंग अ ब्लैक बोर्ड by moving a light duster up and down on it as shown. The coefficient of static friction between the duster and the board is μs. The duster will not move no matter how large the force is if. ये कहा गया डस्टर मूव नहीं करेगा कब, किस कंडीशन में, चाहे भले कितना ही ज़्यादा हम फोर्स क्यों ना लगा दें। तो इस पे देखिए पहले फ्री बॉडी डायग्राम इसका हम लोग देखते हैं। नीचे की तरफ हो गया mg, यहां पे हो जाएगा अप्लाइड फोर्स जो होगा F साइन बीटा, यहां ऊपर की तरफ कंपोनेंट आएगा F कॉस बीटा, यहां पे हो जाएगा नॉर्मल रिएक्शन, ठीक, जो वॉल लगाएगा ब्लॉक पे। और अगर F कॉस बीटा जो है वो ग्रेटर है किससे, mg से, तो हो सकता है यहाँ फ्रिक्शन फोर्स कहाँ लग जाएगा, नीचे की तरफ, और कहा कि मूव नहीं करना चाहिए, तो फ्रिक्शन फोर्स हमारे पास हो जाएगा म्यूएस इंटू नॉर्मल रिएक्शन। ठीक, अब देखिए फ्रिक्शन फोर्स म्यूएस एन जो है, म्यूएस एन plus mg must be greater than f cos beta, and म्यूएस n की वैल्यू जो f साइन बीटा के बराबर है, f साइन बीटा प्लस mg मस्ट बी ग्रेटर देन f cos बीटा। ये चीज फॉलो होनी बहुत ही जरूरी है। तो यहां पे हमारे पास हम बोल सकते हैं कि म्यूएस इंटू एफ साइन बीटा मस्ट बी ग्रेटर देन एफ कॉस बीटा। एफ से एफ कैंसिल हो गया, तो म्यूएस मस्ट बी ग्रेटर देन कॉस बीटा अपॉन साइन बीटा। कॉस बीटा बाई साइन बीटा जो होता है वो हो जाएगा 1/tan बीटा, या फिर हम बोल सकते हैं कॉट बीटा।
तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, हम यहाँ पे लिख सकते हैं tan बीटा मस्ट बी ग्रेटर देन 1 बाई म्यू एस। देखिए यहाँ से हमने किया क्या, म्यू एस इज ग्रेटर देन 1 बाई tan बीटा, तो इसको यहाँ लेके गए और इसको नीचे लेके आ गए, तो tan बीटा मस्ट बी ग्रेटर देन 1 अपॉन म्यू एस। अगर इस चीज़ को फॉलो किया गया तो यहाँ पे tan बीटा अगर ग्रेटर हो गया 1 अपॉन म्यू एस से, तो यहाँ पे मोशन की पॉसिबिलिटी नहीं होगी, चाहे जितना भी हम लोग फोर्स क्यों ना लगा लें। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अ ब्लॉक ऑफ मास 5 kg रेस्ट ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन ऑफ एंगल 30 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल। मतलब इंक्लाइंड प्लेन जो 30 डिग्री पे है, कहाँ से, हॉरिजॉन्टल से, इस 30 डिग्री पे एक ब्लॉक जो है 5 kg का वो रेस्ट में है। इफ ब्लॉक जस्ट बिगिंस टू स्लाइड देन व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक एंड द सरफेस। देखिए जस्ट बिगिंस टू स्लाइड है, ये कितने का है, 5 kg का, तो इसके मास से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ये एंगल ऑफ रिपोज की कंडीशन है, एंगल ऑफ रिपोज। तो एंगल ऑफ रिपोज मतलब जस्ट 30 डिग्री पे रखा हुआ 5 kg का ब्लॉक नीचे स्लाइड करना शुरू कर देता है, ठीक है। तो वहां पूछा गया व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक एंड द सरफेस। तो जैसे ही ब्लॉक नीचे शुरू करता है स्लाइड करना, तो वो कंडीशन क्या होती है, एंगल ऑफ रिपोज की। तो यहाँ पे एंगल ऑफ रिपोज का वैल्यू जो होता है वो होता है म्यू इज इक्वल टू tan थीटा के बराबर, जहाँ पे थीटा हो गया 30 डिग्री, तो म्यू इज इक्वल टू tan 30 डिग्री। सो म्यू इज इक्वल टू tan 30 की वैल्यू 1 अपॉन अंडर रूट 3, 1 अपॉन अंडर रूट 3। अब इसको जब डिवाइड करेंगे तो हमारे पास म्यू की जो वैल्यू आएगा 1 अपॉन 1.732 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 1, ये म्यू इक्वल टू 0.5774। तो ये हमारे पास म्यू का वैल्यू आएगा, इतना होना चाहिए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ बॉडी ऑफ मास 10 kg इज केप्ट ऑन अ हॉरिजॉन्टल फ्लोर, द कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन is 0.5 and coefficient of kinetic friction 0.45 as shown in the figure. Find the acceleration and force of friction and contact force on the body by the plane when driving force is 40 न्यूटन and 60 न्यूटन। तो सबसे पहले इस बॉडी का फ्री बॉडी डायग्राम बनाया जाए। यहाँ नीचे की तरफ mg मतलब 10 kg इंटू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो 10 इंटू 10 न्यूटन, यहाँ पे नीचे हो गया 100 न्यूटन, 100 न्यूटन का फोर्स नीचे हो गया। ऊपर की तरफ हमारे पास लगेगा नॉर्मल रिएक्शन, ऊपर लग जाएगा नॉर्मल रिएक्शन। अच्छा यहाँ पे फोर्स आप लगा के इसको पुल कर रहे हैं, तो इसके ठीक अपोजिट यहाँ पे लग जाएगा फ्रिक्शन फोर्स, ठीक। अब फ्रिक्शन फोर्स जो है लिमिटिंग कंडीशन, देखिए नॉर्मल रिएक्शन यहां से हमारे पास कितना आ गया, नॉर्मल रिएक्शन इज इक्वल टू 100 न्यूटन, नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू 100 न्यूटन आएगा। तो लिमिटिंग फ्रिक्शन कितना होगा हमारे पास, लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स दैट इज इक्वल्स टू, मतलब मैक्सिमम जो है लिमिटिंग का, दैट इज इक्वल्स टू म्यूएस इंटू नॉर्मल रिएक्शन। म्यूएस की वैल्यू 0.5 इंटू 100 न्यूटन फोर्स जो है नॉर्मल रिएक्शन का, तो 50 न्यूटन। और जरा काइनेटिक फ्रिक्शन निकालते हैं, काइनेटिक फ्रिक्शन एफ के, तो ये हो जाएगा म्यू के इंटू एन, सो 0.45 इंटू 100 न्यूटन, तो यहाँ पे हमारे पास वैल्यू आ जाएगा 45 न्यूटन। नाउ पहला केस, अगर F की वैल्यू 40 न्यूटन है, F की वैल्यू 40 न्यूटन है, तो ध्यान देने की बात यह है कि आपका मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स कितना हो सकता है, 50 न्यूटन। आपने फोर्स कितना अप्लाई किया, 40 न्यूटन, तो यहाँ पे अप्लाइड फोर्स लिमिटिंग फ्रिक्शन से कम है,
40 न्यूटन इज लेस देन लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स जिसकी वैल्यू है 50 न्यूटन, तो यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स जो होगा वो 40 न्यूटन के बराबर होगा, क्योंकि लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स से कम फोर्स अप्लाई करने पे फ्रिक्शन फोर्स अप्लाइड फोर्स के बराबर होता है, क्योंकि बॉडी उसमें मूव नहीं करती है। तो यहाँ पे नो मोशन की कंडीशन है, नो मोशन, बॉडी जैसे थी वैसे ही रहेगी, मोशन स्टार्ट नहीं होगा, तो एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा, 0। नाउ अब आते हैं दूसरी कंडीशन पे। बोला गया दूसरी कंडीशन में F की वैल्यू है 60 न्यूटन, तो F जो है दैट इज ग्रेटर देन लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स, तो बॉडी यहां पे मूव करेगा, मोशन स्टार्ट्स। तो मोशन स्टार्ट्स हो जाने पे जो हमारे पास फ्रिक्शन फोर्स होगा दैट इज इक्वल टू कैनेटिक फ्रिक्शन फोर्स। तो कैनेटिक फ्रिक्शन हमारे पास कितना है, 45 न्यूटन, तो यहाँ फ्रिक्शन फोर्स हो जाएगा 45 न्यूटन के बराबर। फ्रिक्शन फोर्स कितना हो गया, 45 न्यूटन के बराबर। पहले वाले में कितना था, 40 न्यूटन, एक्सीलरेशन क्या था, 0। अच्छा, फ्रिक्शन फोर्स हो गया 45 न्यूटन, तो देखिए ब्लॉक पे आपने अप्लाई कितना किया, 60 न्यूटन का फोर्स, और फ्रिक्शन फोर्स ब्लॉक मूव करा तो कितना हो गया, 45 न्यूटन। तो इसका मतलब इस पे रिजल्टेंट फोर्स जो आएगा वो कितना होगा, 60 माइनस 45, मतलब न्यूटन के सेकेंड लॉ के अकॉर्डिंग 60 माइनस 45 नेट फोर्स राइट वर्ड्स ऑन द ब्लॉक इज इक्वल्स टू मास ऑफ द ब्लॉक 10 kg इंटू एक्सीलरेशन a। तो यहाँ से 45 को माइनस करेंगे 60 में से तो आएगा 15 दैट इज इक्वल्स टू 10a। सो a की वैल्यू आएगा 15 न्यूटन डिवाइडेड बाई 10 kg, आंसर आएगा 1.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ पे हमारा आंसर जो आएगा वो आ गया 1.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो हमें देखना क्या है कि जो अप्लाइड फोर्स है वो लिमिटिंग फ्रिक्शन से कम है या ज़्यादा। लिमिटिंग फ्रिक्शन से कम है, बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में ही बना रहेगा, तो अप्लाइड फोर्स के बराबर हो जाएगा। अगर लिमिटिंग फ्रिक्शन के बराबर है तो फ्रिक्शन फोर्स लिमिटिंग फ्रिक्शन के बराबर ही रहेगा, एक्सीलरेशन तब भी 0 रहेगा। अगर फ्रिक्शन फोर्स से ज़्यादा, लिमिटिंग फ्रिक्शन से ज़्यादा फोर्स अप्लाई किया गया है तो काइनेटिक फ्रिक्शन के बराबर फोर्स लगेगा, और नेट एक्सीलरेशन होगा अप्लाइड फोर्स माइनस फ्रिक्शनल फोर्स डिवाइडेड बाय टोटली मास। नाउ अब ड्यूरिंग द मोशन ऑफ हॉर्स कॉर्ड विच फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मोशन ऑफ हॉर्स कॉर्ड। देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन है, जैसे कि अगर हम बात करें एक कोई कार्ट है हमारे पास, ठीक, कोई कार्ट है, ठीक, यहाँ पहिया लगा दीजिए, ये ज्वाइंटर होता है और इसमें हॉर्स जो है वो बंधा रहता है, ठीक, ये हॉर्स जो है वो बंधा होता है और यहाँ पे इसके गले में जो बेल्ट होता है वो पड़ा होता है। तो जो घोड़ा जितने फोर्स से खींच रहा है, देखिए ये जो ज्वाइंटर है, हम इसकी बात करें, इस ज्वाइंटर पे घोड़े ने जितना फोर्स लगा कि इसको आगे खींचा है, मान लेते हैं एफ फोर्स लगाया है, तो ठीक कार्ट भी न्यूटन के थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग उतना ही फोर्स लगा कि इसको पीछे खींच रही, ठीक। तो घोड़ा आगे कैसे बढ़ गया, देखिए ये सारी चीजें तो बैलेंस हो गई, लेकिन होता क्या कि जब उसके फुट की बात करते तो घोड़े का फुट ऐसे होता है, ठीक, ग्राउंड पे, तो ये ग्राउंड पे फोर्स पीछे की तरफ लगा रहा, ऐसे दबा रहा, इसमें ये फोर्स प्रेस कर रहा है यहाँ पे, तो एक कंपोनेंट इसका पीछे लग रहा है ऐसे, ठीक है, लेकिन रिलेटिव मोशन नहीं है, तो इस पे ग्राउंड के द्वारा फ्रिक्शन फोर्स लगा हुआ है। क्या लगा हुआ, ग्राउंड के द्वारा फ्रिक्शन फोर्स जो इसके मोशन का अपोज कर रहा है, तो घोड़ा आगे बढ़ पा रहा है। तो यहां पे ग्राउंड के द्वारा ऑफर किए गए फ्रिक्शन फोर्स की वजह से हॉर्स जो है अब कार्ट को खींचते हुए आगे की तरफ बढ़ता रहता है। आई होप इतने क्वेश्चन आपके लिए लॉ ऑफ मोशन और फ्रिक्शन पे विदाउट रोटेशन जो है वो सफिशियंट हैं। कुछ एक क्वेश्चन और भी जो रोटेशनल मोशन को इंक्लूड करके रोटेशन के साथ जो है फ्रिक्शन होने पे वो आपको अपलोड किया जाएगा। आप इसके पहले जितनी भी वीडियो हैं, ये 7th वीडियो है लॉ ऑफ मोशन पे, इसके पहले 6 वीडियो ऑलरेडी डाली जा चुकी है। तकरीबन हम लोगों ने 100 के अप्रॉक्सीमेटली क्वेश्चंस को कवर किए हैं। आप जाकर के वीडियो की लिंक में देखिए, डिस्क्रिप्शन में जाकर के वीडियो की लिंक सारे वीडियोज का दिया हुआ है और आप पूरे क्वेश्चंस को देख लीजिए। आपका
80% से लेकर के 90% तक का क्वेश्चन सॉल्व करने की जो एबिलिटी वो इम्प्रूव हो जाएगी, और इसी में से 80 से 90% जो कॉन्सेप्ट है क्वेश्चंस के वो पूरे हो चुके हैं। थैंक यू।